Hello and good morning, everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. I hope everyone is doing well. So today is 1st February 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. तो आप सभी को पता होगा कि आज क्या है, 1st फरवरी है, आज हमारा बजट आएगा, ठीक है। और 31 जनवरी को हमारा क्या आ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है। तो जो हमारी बजट आया तो उसमें हमारी जो पहली न्यूज़ है हमारी क्या, उसमें ये बताया गया है कि जो जीडीपी है वो 6.5% क्या होगी, ग्रो करेगी इन 2023 एंड 24। इसमें और क्या हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन में हमारे 3 एडिटोरियल्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपके लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी। तो देखिए 31 जनवरी को हमारा क्या आ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है। इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है, मेनली यहाँ पर हमें दो चीज़ें कही गई। पहली क्या कि जो हमारा जीडीपी होगा 2023 में और 24 में, तो जीडीपी हमारा कितना ग्रो होगा, 6.5%। ठीक है, कितना होगा, 6.5%। पहली बात ये। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। क्या, इन्फ्लेशन हमारा डिक्लाइन हो रहा है। हाउएवर अगर हम देखें तो अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, 6.8%, जो कि हमारा जो टारगेट है कि हमारा इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, बट ये हमें देखने को मिल रहा है कि 6.8%, मतलब 6 से बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे ये बात कही गई है, हाउएवर इट इज़ 6.8%, बट इसमें हमारा जो अगर हम वो देखें कि हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो 6.8% जो हमारा इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्रिटिक। ये हमारा देखिए ये जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, इसमें क्या किया गया है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। क्या किया गया है इसमें, इसको क्रिटिसाइज किया गया है। इन्होंने ये कहा कि देखिए 1991 में क्या हुआ था, आप सभी को पता है, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लेकर आई थी। हमारी जो मतलब गवर्नमेंट है, इकोनॉमी उसको खोल दिया था, मतलब हम किसकी तरफ बढ़ गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, और ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो ये कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। और यहाँ पर मेनली क्या काम था कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो क्या कह रही थी कि हाँ आपको क्या करना है, आपकी इकॉनमी को यहाँ पे ओपन करना है ना, आपकी इकॉनमी को यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट एंटिटीज को लिबरलाइजेशन देना है, प्राइवेटाइजेशन करना है और ग्लोबलाइजेशन करना है, ठीक है। बट आप सभी को ये देखने को मिलेगा इसमें मतलब क्या होता है कि मेनली हम ये वो क्या कह रहे हैं कि आप कैपिटलिज्म की तरफ जाइए। क्या, कैपिटलिज्म की तरफ, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसके पास हो, यहाँ पे प्राइवेट के पास हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसमें जो पावर हो किसके पास हो, प्राइवेट के पास हो, और गवर्नमेंट के पास यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रोल हो उसको यहाँ पर कम किया गया। कब किया गया ये, 1991 में, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। अब इसमें क्या हुआ, आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर क्या है, कोरोना वायरस आया, उसके बाद यहाँ पर अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि ये जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने यहाँ पर हमें तो ये कह दिया कि आप यहाँ पर कीजिए, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़िए, ठीक है ना, अपनी इकॉनमी को यहाँ पे ओपन कीजिए, है ना, ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बट यहाँ पर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यूएसए है, चाइना की बात करें, यूएसए, चाइना, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया की अगर हम रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, अब ये जो सारी कंट्रीज हैं वो किस तरफ बढ़ रही हैं, वो अब बढ़ रही हैं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, है ना। वो क्या कर रही हैं, वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको अब क्लोज कर रही हैं। क्यों क्लोज कर रही हैं, इसमें हमें देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, वॉशिंगटन कंसेंशन। वॉशिंगटन कंसेंशन के थ्रू ये था कि इसमें मेनली अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन कंसेंशन के थ्रू मेनली ये था कि जो यहाँ पर आपको इकॉनमी को यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। क्या करना है, आपकी इकॉनमी को यहाँ पे खुला रखना है, मतलब कि आपको लिबरलाइजेशन करना है, प्राइवेटाइजेशन करना है। बट हम अगर बात करें ये कब हुआ था, 1991 में। आज की डेट कैसी है, 2020, 2022 एंड 23। तो यहाँ पर अब पूरा उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 decades later many developed economies include America, Britain and Germany are now reversing course of economic nationalism
एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन देयर इकोनॉमी थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो ये कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर सारा जो कमांड है वो किस पे ज़्यादा किया जा रहा है, गवर्नमेंट पे। आपको देखो यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, एक होता है कैपिटलिज्म, ठीक है, और एक होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर पावर किसके पास होती है, इसको प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर दिया जाता है, सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो डिसीजन वगैरह लेता है, कौन लेता है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज लेती हैं। और सोशलिज्म में क्या होता है, जो सारी पावर होती है वहाँ पर गवर्नमेंट के पास होती है, जितने भी मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, कोई भी कंपनी है तो वो कौन चलाता है, यहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें ये जो इकोनॉमिक सर्वे, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है ये कहते हुए कि आज के टाइम का अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है तो वो मेनली किसकी बात करता है, वो गवर्नमेंट में मतलब कि गवर्नमेंट की डेटा की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया, ये सारी चीज़ें काम करी, ठीक है ना। इसमें ये बातें नहीं की जा रही, जो मेन बातें हैं अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में देखें तो हमारी जो मेन बातें हैं उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही। अगर हम मेन बातों की बात करें कि किस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन रेट है उसको कम करना है, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्सल बैंक इनकम है, इकोनॉमिक डाइवर्जेंस है, अमाउंट ऑफ स्टेट है, स्टेट टू इम्प्रूव प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू, तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। मेनली बात किस पर की जा रही है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, कि हमारे गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, उसमें मेनली डेटा को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मेनली कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है, इसमें सिर्फ जो हमारा गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें यहाँ पे मेनली डेटा ही है और कुछ भी नहीं। अब देखिए इसी आर्टिकल में और क्या कहा गया है कि जो हमारा कि पहले के टाइम पे जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता था वो ये बताया था कि जो इन्फ्लेशन रेट है ना, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी सिस्टम है, तो इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। हम इसमें डिबेट लेकर आते थे कि हम डिबेट लेकर आएंगे और इसको हम किस तरीके से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। बट आज के टाइम पे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23 का देखें तो वो सिर्फ किस बात पर डिस्कस करता है, वो डेटा बेस है पूरा, कैसा है वो, डेटा बेस है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही सारी चीज़ें बात कही गई कि किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए सर्वे हैज़ पेंटेड द रोज प्राइज पिक्चर ऑफ बोथ गुड एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर इन्होंने फिर एक बात और कही कि इस सर्वे में एक चीज़ यहाँ पर अच्छी चीज़ है क्या, कि जो हमारा जो गुड एंड सर्विस टैक्स है उसके बारे में बहुत अच्छे बात की गई कि इसमें जो हमारा टैक्स है 2019 में अगर हम उसको देखें तो उसने बहुत सारे यहाँ पे हेल्प करे हैं, ठीक है ना, बैलेंस शीट में। बट द एनालिटिक डिस्कशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल एंड इकोनॉमी बूस्ट जॉब क्रिएशन एंड मिसिंग। बट इसमें ये बताया गया है मेनली किस हमारे जो क्या कहते हैं हमारा टैक्स है वो तो अच्छा है, बट इसमें जॉब की बहुत कमी है। क्या जॉब के बारे में इसमें बिल्कुल भी बात नहीं की गई है कि हमें क्या जॉब के लिए यहाँ पे क्या क्या काम करने चाहिए। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें गवर्नमेंट को ये बताया गया कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मिरर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है, गवर्नमेंट मिरर की तरफ काम कर रहा है। तो इसमें इस मेनली इकोनॉमिक सर्वे को क्रिटिसाइज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलार एनर्जी नॉट द बेस्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज रिसोर्स की तरफ, है ना। बट हमारा जो मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो मेन सोर्स क्या है, कोल, है ना। जो हमारी 90% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कोल के थ्रू, है ना। अब हमारा जो मेन अगर हम देखें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमें जीरो ग्रीन हाउस गैस की तरफ यहाँ पर मूव करना है, ठीक है। बट ये क्या है हमारे लिए बहुत ही टफ चैलेंज है। अब इसका जो हमारा मेन मुद्दा क्या बताया गया है कि क्या है, हमें किस पे फोकस करना चाहिए, किस पर, सोलार एनर्जी पर, ठीक है। बट ये सोलार एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि सोलार एनर्जी से हमें बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदा है कि पहला क्या, ये तो क्या है, ईजी है ना, लो कॉस्ट है, क्या लो कॉस्ट है। और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, तो उस हिसाब से क्या है इसमें जीरो एमिशन होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये क्या है, ये
ये जो ग्रीन हाउस एनर्जी होती है, इसमें मेनली क्या बात अगर की जाती है कि जो हमारा जीरो ट्रांसमिशन है ना, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का जीरो ट्रांसमिशन होता है। तो हमारे जो पीएम मोदी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो मेन फोकस है वो किस पर है कि ग्रीन हाउस गैसेस पे, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सोलार एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि सोलार एनर्जी पर आप फोकस तो कर रहे हैं, बट इसके यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसा कि ग्रीन हाउस गैस पर क्या है, सोलार एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे सिर्फ मेन फैक्टर की यहाँ पे बात करी कि किसकी, कॉस्ट की। ठीक है, मेन जो कॉस्ट है उसको जनरेट करने की, ग्रीन हाउस गैस जो है उसके कारण जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेकंड सोर्स यहाँ पे बताया गया है। बट जो सोलार एनर्जी है इसके जो हमारे अदर पर्सपेक्टिव्स हैं उसको यहाँ पर नहीं काउंट किया गया। जैसे कि अगर सोलार एनर्जी से हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिक्योर भी करना होगा। इसके लिए हमें बैटरी के जो चार्जेस हैं, इसका जो कॉस्ट होगा उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। और फिर इसका जो पूरा, इसकी जो सब्सिडी वगैरह वो किस पर जाती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। तो इसमें यहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट के यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा यहाँ पर क्या होता है, कर्ज यहाँ पर इकट्ठा, डेट जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या बताया गया है कि ग्रीन हाउस एनर्जी का क्या हो सकता है, ये जो सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, इसके हमें यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, सोलार एनर्जी हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बट हमें यहाँ पर मेनली किस पर फोकस करना होगा, सोलार एनर्जी क्या है हमारे लिए, यहाँ पर हमें मेनली किस पर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो सोलार एनर्जी ठीक है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें मेनली किस पर फोकस करना चाहिए, हाइड्रो पावर पर। ठीक है, अब देखिए जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इंडिया और चाइना की। क्या, इंडिया और चाइना की जब हम बात करते हैं तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, यहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा ग्रीन हाउस जो गैस है उसका एमिशन हो रहा है। ठीक है, कोल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स है, यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में और अदर कंट्रीज़ के बीच में कि कौन ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पर एमिशन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ठीक है, ग्रीन हाउस यहाँ पर मेनली हमारा किस पर है, ग्रीन हाउस गैस पर मेनली फोकस है कि ग्रीन हाउस गैसेस को हमें क्या करना है, कम करना है थ्रू सोलार एनर्जी। बट यहाँ पे सोलार एनर्जी से हमें क्या है, बहुत सारे यहाँ पे नुकसान भी हैं। किस तरीके के नुकसान है, जो यहाँ पर बैटरी का यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या हमें मेनली किस पर फोकस करना चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे। ये हमारा क्या है, सबसे अच्छा यहाँ पे हमारे पास रास्ता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर में मेनली क्या होता है, हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें तो उन्होंने 90 to 95% जो है, अब उन्होंने जितना भी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें यहाँ पे डेटा भी दिया गया है कि जो 90 to 95% अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारी क्या यूएस है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज ने क्या किया है, 90 to 95% यहाँ पे हाइड्रो पावर का अपना मतलब कि पूरा यूज़ कर चुका है। और इंडिया ने अब तक कितना किया है, सिर्फ 15% to 19%। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि there seems to be competition engaged to be a west between India and China as for does water war renewable energy, we can more renewable energy in a large hydro which is both low carbon and least कॉस्ट। तो इसमें देखिए जो हाइड्रो पावर है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रो पावर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तो इसका लो कॉस्ट भी है, इसमें कार्बन भी कम लगता है ना, लो कार्बन एंड लो कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सोलार एनर्जी है उसमें हमारे लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए हमें मेन फोकस किस पर करना चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं होप इन म्यांमार। तो देखिए म्यांमार में क्या हो रहा है आप सभी को पता होगा, ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 से रिलेवेंट आप इसको यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखिए म्यांमार में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा म्यांमार में जो मिलिट्री है, वहाँ पर जो हमारी आर्मी है उसका यहाँ पर कंट्रोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसका यहाँ पर क्या हो चुका है, अब यहाँ पर मिलिट्री का यहाँ पर रूल आ चुका है। अभी यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, बट यहाँ पर मेनली किस पर कंट्रोल आ चुका है, मिलिट्री का कंट्रोल आ चुका है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सारी जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो किस पर फोकस करती हैं, किस डेमोक्रेसी पे।
क्या कि हमें क्या करना है, पूरे जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को यहाँ पर लेकर आना है। बट अभी क्या हो रहा है, आप सभी को पता है, जो म्यांमार है, म्यांमार यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमारी जो म्यांमार में हमारे जो बॉर्डर है, बहुत बॉर्डर यहाँ पर है ना, चाइना म्यांमार और इंडिया के बीच में यहाँ पर क्या है, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे लिए। जो म्यांमार है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर म्यांमार में क्या कंडीशन है, अभी म्यांमार में यहाँ पर आर्मी आ चुकी है, ठीक है ना, आर्मी का यहाँ पे। अब बट यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे चीज़ें देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, और जो हमारी बात करें, जो हमारी यूएस है, ठीक है, जो हमारी अदर कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर क्या है, अभी भी कुछ भी बात यहाँ पर नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बात करी कि ठीक है हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, सारी चीज़ें जो है वो सारी इस्टेब्लिश करनी। बट यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो किसी को इस पर कोई चिंता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इंडिया है उसके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। जैसे इंडिया के लिए यहाँ पे क्या कंसर्न है, मेनली इंडिया क्या है, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया डिजायर्ड अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस म्यांमार वेयर डेमोक्रेसी फ्लोरिश। तो यहाँ पे इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए क्या क्या यहाँ पे डायलेमा उसकी बात करें तो इंडिया और म्यांमार के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या है, इंडिया और म्यांमार के जो यहाँ पर क्या है बाउंड्री, जो है हमारी जो बाउंड्री है वो कैसी है, यहाँ पर हमारे जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर पोरस है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है। दूसरा यहाँ पे क्या बात आ जाता है कि यहाँ पे चाइना के, अगर हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे चाइना आ जाएगा, ठीक है। और चाइना पर पहले से ही क्या है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सोशलिज्म, यहाँ पे कैपिटलिज्म ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है। तीसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या होता है कि म्यांमार में क्या है, मेनली अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में क्या हो सकता है कि जो हमारा पोस्ट है क्या, ईस्ट जो हमारा ईस्ट की तरफ हमारा यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं म्यांमार में। तो हमारा जो पीपल वेलफेयर के रिक्वायर के लिए, अथॉरिटीज़ कॉम्पिटिशन के लिए, तो इस पर हमारा यहाँ पे क्या होगा, मेनली हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं म्यांमार के साथ उसमें हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इट इज़ रिजॉल्व टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन विद चाइना फॉर इन्फ्लुएंस इन द म्यांमार। अब चाइना क्या कर सकता है, अगर हमने अभी बात नहीं करी तो चाइना म्यांमार को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, और चाइना क्या कर सकता है, म्यांमार को एज अ इंडिया के तहत यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पे बहका सकता है, ठीक है ना। तो बिग क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पर क्या फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट है, ये हमारा रिलेवेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 से, मनरेगा के बारे में। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी हमने कल ही परसों बात करी थी कि यहाँ पर क्या है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उन्होंने क्या बताया है कि द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022 एंड 23 शोज दैट 6.49 करोड़ हाउस होल्ड डिमांडेड वर्क अंडर मनरेगा। तो यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो यहाँ पर 6.49 करोड़ हाउस होल्ड ने यहाँ पे डिमांड करी है वर्क की अंडर, किसके अंदर, मनरेगा के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या क्या इशू देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमने बात करी थी, पहली बात किसकी की थी कि ये क्या है, इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन स्कीम दैट गारंटी 100 डेज। मनरेगा क्या है, इसमें 100 डेज का इसमें क्या किया जाता है, 100 डेज गारंटी आपको यहाँ पर जॉब दी जाती है हर साल, ठीक है ना। और इसमें मेनली क्या फोकस किया जाता है कि देयर आर करेंटली 5.51 करोड़ एक्टिव वर्कर्स। इसमें मेनली कितने एक्टिव वर्कर्स हैं, 15.51 करोड़ इसमें एक्टिव वर्कर हैं। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जैसे कि जो इसमें वेजेस हैं वो वेजेस यहाँ पर टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, क्या लोगों को यहाँ पर वेजेस जो है लेबर्स को यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं अब मनरेगा के अंदर वो काम नहीं करना चाहते। कुछ स्टेट हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो मनरेगा के अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था, और ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी यही बात कही गई है कि हमें मेनली किस पर फोकस करना होगा। जैसे कि इसमें जो बजट होता है, तो बजट में जो हमारा मनरेगा होता है, मनरेगा, तो उसमें यहाँ पर
सेंटर की तरफ से यहाँ पर बजट आता है और फिर स्टेट की तरफ वो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बजट जो होता है, जो पैसे होता है मनरेगा में इंक्लूड किया जाता है, तो गवर्नमेंट सेंटर क्या कर रही है यहाँ पर, जो बजट है उसको धीरे धीरे यहाँ पर कम कर रही है मनरेगा में। तो हमें यहाँ पे बजट कम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टेट अच्छा कर रहा है, कोई स्टेट अच्छा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें बजट कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बजट कम हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे वेजेस पे कमी देखने को मिल रही है और टाइम पर वेजेस नहीं मिल रहे हैं। अभी भी हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात में हमें यहाँ पे बहुत सारे केसेस देखने को मिले कि अभी साल भर हो गया है लोगों को, बट यहाँ पर पूरे वेजेस यहाँ पर नहीं मिले। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है और आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा बिल की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई है, 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई है जिसपे उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 कंपनीज हैं, 2 कंपनीज ने यहाँ पे मिलकर किया, जैसे कि व्हाट्सएप है और फेसबुक है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप और फेसबुक के यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारे वीडियो एक्सेस होते हैं, कॉल्स होती हैं, फोटोज होती हैं, टेक्स्ट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो इसके तहत पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच है उसको यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसके तहत चलते यहाँ पर क्या है, जो पार्लियामेंट है वो एक बिल लेकर आने वाली है, वो 13 फरवरी तक ये बिल आएगा। तो यहाँ पे ये बात की गई कि क्या बिल आने से पहले सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में पूरी बात की गई है कि पहले बिल आ जाने दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी, आगे यहाँ पर सुनवाई करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग। तो ये जीएस पेपर 3 से हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सर्वे में जो हमारा है ये बताया गया कि अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या होता है कि गवर्नमेंट की अगर हम स्पेंडिंग देखें, जो हमारा गवर्नमेंट है उसकी हम स्पेंडिंग देखते हैं तो वो तो हमारा बढ़ा ही है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम में कितना यहाँ पर डेवलप किया। गवर्नमेंट ने हालांकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेंड किया है, बट फिर भी गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर को अगर हम देखें और पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है, जो आउट ऑफ पॉकेट जो यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, तो जब भी वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जब वो अपने जेब से यहाँ पे खर्च करते हैं, तो वो जो खर्च होता है वो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट यहाँ पर खर्च होता है, ठीक है ना, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग होती है। तो अभी भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ होती है वो अभी भी कैसी है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो इसमें यही बताया गया है कि पहले हम 2013 और 14 में देखें तो गवर्नमेंट 28.6% यहाँ पे इंक्रीज करती थी। हालांकि इसमें यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिले कि कहाँ तक 2018 और 19 में देखें तो 40.5% है, बट फिर भी जो आउट ऑफ पॉकेट यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो अभी भी क्या है, ज़्यादा है। पहले 6.4% था, बट अब क्या है 48.2% है। यहाँ पे कमी तो हुई है, बट यहाँ पर जो ये कमी हुई है अभी भी वो क्या है, जो गवर्नमेंट है उसने क्रॉस नहीं किया है। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें लेकर, जैसे कि हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की, कि यहाँ पर हमारा मेन टारगेट था, आयुष्मान भारत से हमारा मेन टारगेट था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्री हेल्थ यहाँ पे फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो आयुष्मान भारत में टोटल 21.9 करोड़ यहाँ पे बेनिफिशरीज आए हैं, बट हमारा मेन टारगेट क्या था, पूरा 50 करोड़ का, जो कि इसका हाफ भी इसमें हमने अचीव नहीं किया है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग है वो अभी भी क्या है, हाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बजट शेयर फॉर सिस्टम फॉल, एजुकेशन फॉल। इसमें क्या है कि जो एजुकेशन है, शेयर में जो एजुकेशन है, तो शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजटरी एलोकेशन हैज फॉलन ओवर द पास्ट 7 ईयर्स। सर्वे के थ्रू ये बताया गया कि 7 सालों में अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में जो बजटरी एलोकेशन है उसमें हमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या बताया गया है कि जो बजट का अगर हम एलोकेशन देखें तो इसमें जो बजट का एलोकेशन उसमें यहाँ पे हमें कमी देखने को मिली। इसमें मेनली जो हमें ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसमें हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, इसमें कमी देखने को मिली। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो देखिए इन 2019 एंड 20 द टोटल ड्रॉप आउट रेट ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड वॉज 1.5%। तो प्राइमरी ड्रॉप आउट कितना था,
1.5% विच फेल टू 0.8 2023 है। पहले यहाँ पे कितना था, अगर हम देखें पहले जो था वो 1.5 था, ठीक है। फिर यहाँ पे जब कोरोना आने से पहले 2020 एंड 21 में हम देखें तो ये जो ड्रॉप आउट रेट था वो क्या था, वो कम हो गया था 2.8%। बट जब ये हमारा कोरोना यहाँ पर आया तो उसके बाद से ये जो रेट है वो फिर से यहाँ पर ड्रॉप आउट की जो रेट है बच्चों की वो फिर से यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ड्रॉप आउट है उसके भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिला, 4.5% यहाँ पे ड्रॉप आउट जो रेट है वो यहाँ पे बढ़ी, ठीक है। 2013 और 14 में हम बात करें तो टोटल रेट ऑफ स्कूल्स डिक्लाइन फ्रॉम 14.2 लाख टू 14.9 लाख। तो इसमें हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला कि जो रेट है उसमें हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। हायर एजुकेशन में भी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन वगैरह में तो यहाँ भी हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। तो मेनली हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें यहाँ पे चेंजेस हुए। तो जो पहले सीट थी वो कितनी थी, 648 पहले थी, अब कितनी हो गई हैं, 387 सीट्स हो गई हैं। जो हमारी हम बात करते हैं MBBS में, उसमें भी जो सीट्स है उनको इंक्रीज़ किया गया है। अब पहले थी कितनी 51,000 तक, अब कितनी हो चुकी है 96,000 अभी तक यहाँ पे सीट्स यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो मतलब कि एजुकेशन जो हायर एजुकेशन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो सीट्स हैं एजुकेशन सेक्टर में, मतलब कि मेडिकल सेक्टर में, MBBS में और जो इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी हैं, तो इसमें क्या हुआ है, जो सीट्स हैं वो इंक्लूड हुए हैं, मतलब कि इनमें यहाँ पर हमें ग्रो देखने को मिला है। ड्रॉप आउट रेट जो हुए हैं अब धीरे धीरे वो इंक्रीज हुए हैं। कोरोना के कारण यहाँ पे हमें बहुत सारा जो ड्रॉप रेट था वो कम हुआ था, बट उसमें हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस फॉर क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। तो इंडिया नीड्स एक्सेस द ग्लोबल फाइनेंस टू अचीव क्लाइमेट ऑब्लिगेशन ऑन एमिशन। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है क्या, किसकी, ग्लोबल फाइनेंस की। अगर ग्लोबल यहाँ पे चेंज करना चाहता है, अगर यहाँ पर एमिशन कम करना चाहता है इंडिया, तो उसके लिए यहाँ पर ग्लोबल सपोर्ट की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट कंट्रीज शुड प्रोवाइड मीन्स ऑफ एम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट करना चाहती है क्या, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इंडिया है, अगर उसको यहाँ पे क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंडिया की जो एमिशंस है उसको कम करना चाहती है, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पे फुल यहाँ पर क्या कर चुका है, इंडस्ट्रियल सपोर्ट कर चुका है ना, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डेवलप कर चुकी हैं, एमिशन अपना फुल कर चुका है। अब ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, वो कैसी कंट्रीज़ हैं, ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो मेन रीज़न है ये एमिशन का, ग्रीन हाउस गैस का, ग्लोबल वार्मिंग का, तो यहाँ पर क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, ट्रांसफ़र की, कैपेसिटी की, बिल्डिंग सपोर्ट की। तो हमें यहाँ पर क्या है, ग्लोबल सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर लाइक कीजिएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।